बेटा अपने पार्ट 1 में देखा कि साइकोथेरेपी क्या है ना। और साइकोथेरेपी के बेसिक फैक्टर्स क्या है, उसमें अपने ने फर्स्ट पॉइंट देखा था सहभागी यानी पार्टिसिपेंट्स। बराबर, ये दो चीज़ें अपनों ने देखी थी। और सहभागी भी जैसे हमने जो भी पढ़ा है उसको जरा सिनॉप्सिस करके अपने देख लेते हैं, फिर सेकंड पॉइंट में अपने चलते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट में अपनों ने 3 डेफिनेशन देखी बेटा साइकोथेरेपी। ये तीन डेफिनेशन यही कह रही है कि साइकोथेरेपी एक ट्रीटमेंट फॉर्म है, एक टेक्निक है। कौन होते हैं इसमें? 2 लोग होते हैं। पहला साइकोथेरापी, हाँ, साइकोथेराप्यूटिक जो होता है साइकोथेरापिस्ट, हाँ, और सेकंड होता है क्लाइंट। साइकोथेरापी जो होता है वो एजुकेटेड होता है, वेल नॉलेजेबल पर्सन होता है, रजिस्टर होता है और लाइसेंस होता है उनके पास। क्लाइंट कौन होता है? जिसके पास इमोशनल प्रॉब्लम है, साइकोन्यूरोसिस है वो। और ये दोनों ही इंटरेक्शंस कर कर डायग्नोसिस करने की प्रोसेस आगे लगाते हैं, आगे करते हैं। और अपने को पता चलता है कि साइकोथेरापीटिक जो प्रोसेस है उसमें साइकोथेरापिस्ट को उसके साथ रिलेशन मेंटेन करना है। साइकोथेराप्यूटिक रिलेशनशिप जहाँ तक ये मेंटेन नहीं होगा वहाँ तक बंदा अपने मुंह से कुछ निकालेगा नहीं। कोई अपनी सिम्टम्स क्या है, इसको क्या प्रॉब्लम है, जहाँ तक निकालेगा नहीं वहाँ तक डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा कि इसको कौन सा डिजीज़ है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी सब डेफिनेशनों के अंदर। और सेकंड पॉइंट पे अपने आए थे बेसिक फैक्टर्स ऑफ साइकोथेरापी बेटा। उसमें 3 बेसिक फैक्टर मैंने कहा था आपको, सहभागी पार्टिसिपेंट्स, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप और टेक्निक्स ऑफ साइकोथेरापी बेटा, है ना। फर्स्ट पॉइंट अपनों ने कई बार कर दिया है बेटा, है ना। उसके अंदर भी अपने थोड़ा रिवीजन कर देते कि सहभागी कौन हो रहा है। 2 है बेटा, एक साइकोथेरापिस्ट है और सेकंड है साइकोथेरापी। इसके बाद जो आ रहा है वो क्लाइंट। साइकोथेरापिस्ट जो है उसके सिम्टम्स हमने देखे थे कि ऑनेस्ट होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए वगैरह। और ये सब इसके अंदर सिम्टम्स होने कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिससे वो ज़्यादा बेटर इससे काउंसलिंग कर सकता है। और जो दूसरा जो है बेटा क्लाइंट, तो क्लाइंट में क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंट होनी चाहिए, और क्लाइंट के अंदर इंटेलिजेंट होनी चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए और अपने आप में जल्दी से सुधार लाने के लिए तत्पर होना चाहिए। ये जो 2-3-4 चीज़ें नहीं होगी तो क्लाइंट जल्दी नहीं अच्छा हो पाएगा और थेरापीटिक सक्सेस रेट कम हो जाएगा, है ना। फिर हमने बात की थी साइकोथेरेपी कौन कौन सी डिजीज़ में काम आएगा, तो अपने दिया था एंजाइटी, मैरिटल प्रॉब्लम्स, ये सब नाम दिए थे आपको। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखना है ना, ठीक है ना बेटा। चलो अब हमने बात करें सेकेंड, थेरापेटिक रिलेशनशिप। देखो अब रिलेशन को अच्छे से हम समझते हैं कि ये रिलेशन है क्या, जिससे आपको पूरा टॉपिक ही है जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो मनोचिकित्सक द्वारा दूसरा महत्वपूर्ण चिकित्सक क्लाइंट के बीच में विकसित विशेष संबंध होता है जिससे चिकित्सक के संबंध। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड के जो एग्जाम में पूछा सकता है बेटा, ये 2 लाइन में से एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। जो रिलेशन होता है थेरापिस्ट और क्लाइंट के बीच का जो रिलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो रिलेशन के ऊपर नहीं बेटा, कौन सी लैंग्वेज आएगी? थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। ये वर्ड माइंड में रखना बेटा, यही इंपॉर्टेंट वर्ड है। दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको हम कौन सा रिलेशन कहते हैं बेटा? साइकोथेराप्यूटिक रिलेशनशिप कहते हैं बेटा, है ना। चिकित्सक के संबंध वैसा संबंध है जिसमें चिकित्सक तथा रोगी दोनों ही ये जानते हैं कि वे लोग क्यों एकत्रित हुए। देखो सेकेंड थिंग्स हमको ये भी समझ लेना है कि जब साइकोथेरापिस्ट और क्लाइंट इंटरेक्शन करते हैं, है ना, साइकोथेरापिस्ट और क्लाइंट जब इंटरेक्शंस करते हैं बेटा, तो वो इंटरेक्शंस के दरमियान दोनों को पता है कि मेरे को उसको अच्छा करना है और क्लाइंट को भी पता है कि मैं इसलिए ये पर्पज से आया हूँ कि ये बंदा मुझको अच्छा कर पाए, है ना। दोनों वेल नोन है हर सिचुएशन से, दोनों को पता है अपना गोल क्या है। क्लाइंट को पता है कि मुझको अच्छा होना है, साइकोथेरापिस्ट को गोल पता है कि मुझको इसको अच्छा करना है। मनोचिकित्सक की जो भी शुरुआत होती है वो किसके ऊपर आधार जिसमें उपचार का लक्ष्य होता है। क्या होता है बेटा? गोल कौन सा फिक्स है? डायग्नोसिस कर कर उसको थेरापी देनी है। थेरापी के नाम तो अपना देखे बेटा, साइको एनालिसिस दिया है, थेरापी है। साइकोडायनेमिक थेरापी दैट मीन्स फ्रॉइड ने जो डेवलप की थी वो,
सेकेंड कौन सी है बेटा? बिहेवियरिस्टिक थेरापी है बेटा, ह्यूमनिस्टिक थेरापी है, या क्लाइंट सेंटर थेरापी है, या कॉग्निशन बिहेवियर थेरापी है ना बेटा। तो ये अलग अलग थेरापी के आधार पर हमको क्लाइंट का क्या करना है बेटा? उपचार करना है। डायग्नोसिस के बाद उसका उपचार करना है, और ये उपचार करने से उसकी जो सिम्टम्स है वो कम हो जाएंगे। देखिए दूसरा सेंटेंस लिखा है बेटा यहाँ कि दोनों रिस्पॉन्सिबल पर्सन है यहाँ पर, क्लाइंट और साइकोथेरापी दोनों को अपनी अपनी ड्यूटी बरोबर से निभानी है। जो दोनों में से एक भी अपने पर्पस को, गोल को प्राप्त करने में टाइम नहीं देगा या समझेगा नहीं या एक्सेप्ट नहीं करेगा चीज़ों को, तो सक्सेस रेट कम हो जाएगा अच्छा होने का। देखिए एक कोटेशन लिखी है मैंने यहाँ पर बेटा, ऑल लिंस्की और हार्वर्ड की 1986 की जो है, ये पूरा जो रिलेशन है साइकोथेरापेटिक रिलेशन, उसी के ऊपर पूरी साइकोथेरापी खड़ी हुई है बेटा। ऐसा कहे तो भी गलत नहीं है। साइकोथेरापी की प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन हमारे रिलेशन ही नहीं है। समझिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है, एक क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, और उसको कोई साइकोलॉजिकल साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम है, और वो लड़की है, ठीक है ना, समझना। अब मैं साइकोथेरापिस्ट हूँ, मैं लड़का हूँ, है ना बेटा। तो लड़की जब है अपनी प्रॉब्लम को किसी को कह तो नहीं रही है, उसको टेंशन है, उसको फ्रस्ट्रेशन है, वो अपनी प्रॉब्लम सहन नहीं करेगी मेरे साथ, उसकी बातें मेरे पास सहन नहीं करेगी बेटा, तो साइकोथेरेपिस्ट को पता ही कैसे चलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है बेटा कि क्लाइंट और साइकोथेरेपिस्ट दोनों के बीच में एक साइकोथेराप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप होना ज़रूरी है। जितना ये डेवलप अच्छे रिश्ते हो जाएगा, रेपो एस्टेब्लिश हो जाएगा बेटा, इतनी जल्दी क्लाइंट की थिंकिंग में चेंजेस ला सकते हैं अपन। क्लाइंट अपनी चेंजेस में थिंकिंग ला सकता है और उसमें मदद कर सकता है साइकोथेरापिस्ट। देखो यहाँ पर लिखा है बेटा, साइकोलॉजिस्ट ने, है ना, कौन से कोचिंग नाम की जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने लिखा है कि इस तरह का रिलेशन क्या कर सकता है, परिवर्तन ला सकता है। देखो परिवर्तन लाना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सेकंड पैराग्राफ के अंदर साइकोलॉजिस्ट के नाम याद रखना बेटा, और सेकंड मैंने बोला ना रिलेशन को क्या कहते हैं, साइकोथेरापेटिक रिलेशन। और ये थर्ड वर्ड याद रखना कि जब भी साइकोथेरापेटिक अच्छे से रिलेशन मेंटेन होगा, साइकोथेरापेटिक रिलेशन किसके बीच में, क्लाइंट और साइकोथेरापिस्ट में, उससे क्लाइंट की जो मेंटल सिचुएशन है, मेंटल स्टेट है, उसमें 110% पॉजिटिवली चेंजेस आएगा, है ना। ये एक देखना। सेकेंड थिंग समझिए बेटा जी कि कॉर्सिन ये भी कहते हैं कि जब भी साइकोथेरापेटिक रिलेशनशिप होगा वो बैलेंस्ड होना चाहिए। हमको उसके प्रीमाइसिस में इतना सा एंटर नहीं हो जाना, उसको हमारे प्रीमाइसिस में इतना सा एंटर नहीं हो जाना है जिससे वो इंटरप्रिटेशन गलत कर ले या आप इंटरप्रिटेशन गलत कर लें। हमको प्रोफेशनल रिलेशनशिप की गरिमा बनाए रखनी है। अब डॉक्टर वो पेशेंट क्लाइंट है ना, जो ज़्यादा रिलेशन मेंटेन होगा तो उसका इंटरप्रिटेशन गलत होगा, वो बंदा डिपेंडेंट हो सकता है या कुछ गलत हो सकता है ना। तो ये चीज़ों को हमको समझना है बेटा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि संतुलन होना बहुत ज़रूरी है रिलेशन के अंदर। एक एग्जांपल समझिए, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे पास बहुत सी बच्ची है, लेक्चर लेना बनने आती है, ठीक है ना। तो बच्चों से मैं हंस कर बात करता हूँ, छोटी छोटी बच्ची होती है 19 साल 18 साल 17 साल की बेटा, तो उनसे मैं हंस के बात करता हूँ, लेकिन इतना ही बैलेंस रखता हूँ, इतना ही हंस कर बात करता हूँ, लेक्चर में समझाता हूँ जितना एक गरिमा बनी रहे। फिर वो बच्ची बाहर कैंपस में बैठी और मुझको कही हाय सर, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, तो ये गलत हो जाएगा ना बेटा। तो कहने का मतलब बच्चों को प्यार भी करना है और दो आँख की शर्म भी मेंटेन करनी है, जिससे बच्चा अपने बिहेवियर को कंट्रोल रख पाए। इसी तरह से यहाँ पर भी साइकोथेरापेटिक रिलेशनशिप के अंदर साइकोथेरापी और क्लाइंट को के साथ रिलेशन जब साइकोथेरापिस्ट बनाता है, तब वो साइकोथेरापिस्ट को अपना संतुलन रखना है, बैलेंस रखना है अपने रिलेशनशिप के अंदर। यहाँ दूसरी एक चीज़ लिखी है हेडली ने बेटा, स्टफ और हेडले ने लिखा है कि कितने क्लाइंट बहुत अच्छी इससे साइकोथेरापेटिक रिलेशन को मेंटेन कर लेते हैं और कितने क्लाइंट ऐसे होते हैं बेटा कि वो जल्दी नहीं कर पाते हैं रिलेशन को मेंटेन, और इसी वजह से प्रॉब्लम हो पाती है। देखिए एक दूसरी बात यहाँ पर की थी है कि साइकोथेरापेटिक रिलेशनशिप जो है
फर्स्ट नंबर का बेटा, देखिए ये नंबर 1 है ना, ये नंबर 1 मैंने जो थोड़ा सा स्क्रैच किया उसको, इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए बेटा, उसकी लिंक में दे दूंगा WPS की, है ना। क्लाइंट और चिकित्सक के बीच में कौन सा रिलेशन इंपॉर्टेंट, नैतिक बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, ये 4 नंबर का वर्ड, ये पूरे पैराग्राफ पढ़ा, उसमें साइकोलॉजिस्ट के नाम याद रखिए, ये रिलेशन को क्या कहते हैं, साइकोथेरेपेटिक रिलेशनशिप कहते हैं, वो याद रखिए। ये साइकोथेरेपेटिक रिलेशन से क्या होता है बेटा, ये रिलेशन ज़्यादा अच्छा मेंटेन हो जाएगा तो किसके अंदर चेंजेस आएगा, क्लाइंट की थिंकिंग में, और उसके सिम्टम्स कम हो जाएंगे, ये वर्ड याद रखिए। और ये वर्ड ध्यान रखना बेटा कि साइकोथेरेपेटिक और क्लाइंट के बच्चे कैसा रिलेशन होना चाहिए, साइकोथेरेपेटिक रिलेशन में कैसा कैसा बैलेंस होना चाहिए। और दूसरा, ये रिलेशन में क्या होनी चाहिए बेटा, मॉरलिटी होनी चाहिए, है ना बेटा। सामने वाला तो डिप्रेशन में बेटा, फ्रस्ट्रेशन में, लड़का साइकोथेरापिस्ट है या लड़की साइकोथेरापिस्ट है, हाँ, ऑपोजिट जेंडर जब काम कर रहे हैं ये प्रोसेस के अंदर बेटा, तो इतना समझना है कि हमारे अंदर मॉरलिटी नहीं होगी बेटा, तो नुकसान दोनों का ही हो जाएगा, क्लाइंट का भी हो जाएगा और साइकोथेरापिस्ट का बेटा। सोशली भी हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बेटा, हम सोशली तो होंगे, इकोनॉमिकली भी होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली भी होंगे, है ना, पनिशेबल हो जाएगी एक्ट पूरी है। तो ये चीज़ को समझना है कि हम मॉरल रहे। कोई भी क्लाइंट जब हमारे आगे कुछ बोल रहा है तो क्लाइंट ने किसी के आगे कोई चीज़ सहन नहीं करी होगी बेटा, है ना, इसलिए तो आपके पास आया बेटा। मम्मा को सहन नहीं कर पा रहा है, पापा को सहन नहीं कर पा रहा है, भाई को नहीं शेयर कर रहा है, दीदी को नहीं शेयर कर पा रहा है, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को सहन नहीं, उसके पास कोई है ही नहीं, इसी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि कहाँ कैथारसिस करे, इसी वजह से आपके पास आया बेटा। और आपके पास आया और सब वो बात करता है, तब आप मॉरल नहीं होंगे बेटा, और लीक करोगे डिटेल्स तो ये तो गलत होगा ना बेटा। तो अपने अंदर इतनी मॉरलिटी होनी चाहिए कि हम कोई भी चीज़ को जब रजू करता है क्लाइंट तो उसको हम रिपीट जो ना करें किसी के आगे, और हम हमारे माइंड में ही रखें, तो ज़्यादा बेटर ये रिलेशन मेंटेन होगा और यही अच्छी बात भी होगी। दूसरी चीज़ है बेटा, हमेशा साइकोथेरेपेटिक रिलेशन को मेंटेन करने के अंदर अपने लिए पैरा क्या बोलते हैं इसको, सिंपथी, पैरासिम्पथी, परानुभूति, है ना, एम्पथी, एम्पथी जो है बेटा, पैरासिम्पथी बोला वो गलत वर्ड है, सॉरी, मेरे मुंह में से निकल गया बेटा, क्या है, एम्पथी, यानी कि परानुभूति। ये परानुभूति जहाँ तक मुझे ऐसा, आज मेरे पास कोई क्लाइंट आया बेटा, है ना, उसके पास पैसे भी कम है, उसको प्रॉब्लम भी ज़्यादा है, तो हम ऐसा सोचेंगे, हम उसको अपनी जात उसके अंदर रख देंगे, यार मैं गरीब होता, मेरे को इतनी प्रॉब्लम होती तो क्या सोचता, मैं जल्द से जल्द अच्छा हो जाऊँ जिससे मैं घर चला पाऊँ, है ना बेटा। तो ऐसा सोचेंगे तो हमको उसका दर्द पता चलेगा, जिससे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर, इससे अच्छे से हैंडल करेंगे और जल्द से जल्द उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो परानुभूति साइकोलॉजिस्ट के अंदर, साइकोथेरापिस्ट के अंदर होनी चाहिए बेटा, है ना। पैरा मोरालिटी देखी, फिर एम्पैथी देखी बेटा, यानी कि परानुभूति देखी बेटा, और थर्ड हम देखते हैं कॉन्फिडेंशियली, है ना, हर चीज़ को हमको कॉन्फिडेंशियल रखना है। ये सब चीज़ें क्वेश्चन में पूछा कि बेटा ये सब वर्ड जो बोल रहा हूँ अलग अलग, पैरानुभूति बोला, मोरालिटी बोला, एम्पैथी बोला, गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियल बोला, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना बेटा। देखो ये एम्पैथी की डेफिनेशन लिखी, इस बात से होता है कि चिकित्सक के दौरान किस हद तक चिकित्सक तथा रोगी दोनों ही समान दृष्टिकोण रखते हैं, परस्पर अवतीर्ण से तात्पर्य इस बात से है कि किस सीमा तक चिकित्सक तथा रोगी एक दूसरे की भलाई के लिए ध्यान देते हैं। एम्पैथी होगी तो ही भलाई कर पाएंगे ना बेटा। मैं प्रोफेशनली ऐसा सोचूं, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ बेटा, मेरे को तो कोई बेनिफिट्स नहीं है यहाँ, है ना बेटा। मैं इतना ही सोच रहा हूँ कि ये बच्चे जब जॉब लग जाएंगे मेरे, अच्छे से नेट पास हो जाएंगे एसलेट, तो अपनी सोसाइटी के गरीब लोगों को मदद कर पाएंगे। अरे कुछ नहीं बेटा, तो एक आध लोगों की फीस भर पाएंगे, इतना तो हो जाएगा ना, तो समाज को इतनी तो ताकत या इतना तो सपोर्ट मिलेगा ना से, है ना बेटा। तो ये सब चीज़ें क्या है, सिंपैथी है बेटा। लेकिन परानुभूति क्या हुआ कि नहीं यार, ये स्टूडेंट्स मेरा है, उसको मेरे को मदद करनी ही करनी है, जो मैं इसकी जगह पर होता तो क्या होता, तो इसको कहते हैं एम्पैथी बेटा, है ना। तो एक दूसरे के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बेहतर काम करें, इसको ही कहते हैं एम्पैथी बेटा। चलो, स्ट्रप जो कह रहा है बेटा, ये स्ट्रप जो कह रहे हैं बेटा कि साइकोथेरेपेटिक रिलेशनशिप और नॉर्मल रिलेशनशिप के बीच में हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। साइकोथेरेपेटिक रिलेशनशिप एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, ऊपर से एक रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, रियली हम उसको अच्छा करने की कोशिश करें, और एक आर्टिफिशियल जो है उसको हमको समझना होगा, क्लाइंट को भी समझना होगा, जिससे ऐसे साइकोथेरेपिस्ट के पास ना जैसे उसके
टाइम वेस्ट हो जाए और प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए, और साइकोथेरेपी रिलेशन में अपने को साइकोथेरेपिस्ट को भी समझना होगा कि हम उसको इम्पोर्टेंट इससे अच्छा कर पाए। थर्ड पॉइंट है बेटा, थर्ड पॉइंट से बेटा हमने 3 फैक्टर देखे थे, एक पार्टिसिपेट्स यानी सहभागी, सेकंड हमने अभी देखा बेटा साइकोथेरापेटिक रिलेशनशिप, और अब नंबर 3 बात करें बेटा टेक्निक्स ऑफ साइकोथेरापी, है ना बेटा। देखो साइकोथेरापी के बारे में तो जान चुके हैं। हाँ, साइकोथेरापेटिक रिलेशन अप्रोच, अपना रिलेशन मेंटेन हो गया क्लाइंट के साथ बेटा, क्लाइंट का आपके साथ, आपका क्लाइंट के साथ मेंटेन हो गया। अब कौन सी चीज़ रही बेटा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ रही है बेटा टेक्निक यूज़ करनी है। दैट मीन्स उसको अच्छा करने के लिए कौन सी तरकीब यूज़ करें जिससे वो अच्छा हो जाए, है ना बेटा। तो ऐसी बहुत सी टेक्निक्स है, तो वो सब टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए। कौन सी टेक्निक हम कहाँ यूज़ करते हैं वो आपको पता होना चाहिए बेटा, है ना। तो ये जब टेक्निक अभी यूज़ करते हैं बेटा, तो कौन सी कब हमको साइको एनालिसिस यूज़ करनी है, कब हमको ह्यूमनिस्टिक थेरेपी यूज़ करनी है, कब हमको कॉग्निशन यूज़ करनी है, कब हमको बिहेवियरल कॉग्निशन यूज़ करनी है, कब हमको एकली एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए बिहेवियरल थेरेपी यूज़ करनी है, ये हमको पता होना चाहिए बेटा जी, है ना। आगे हम देखेंगे सबको इंडिविजुअली, जितनी भी टेक्निक से नाम लिए बेटा, आगे हम सभी को टेक्निक को विस्तार से समझेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा और बहुत ज़्यादा मार्क्स कंप्लीट करता है आरसीआई की एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेटा, जो साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए कंप्लीट ज़रूरी है। तो उसमें भी बहुत बढ़िया इसका काम है और मार्क्स ज़्यादा है, और नेट की एग्ज़ाम के अंदर जीआर पास करनी है, तो ये सब क्वेश्चनों को समझ में आनी चाहिए बेटा जी। तो ये जो साइकोथेरापी की हम टेक्निक यूज़ करते हैं उससे हमको क्या होता है, तो पहला है बेटा कि साइकोथेरापी यूज़ करने की वजह से हम क्लाइंट के अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं, इंसाइट यूज़ कर सकते हैं, सूझ उत्पन्न कर सकते हैं। हिंदी में सूझ कहते हैं, इंग्लिश में इंसाइट कहते हैं, और गुजराती में हम कह सकते हैं आंतरसूझ पैदा करी शकाय है। यानी कि मनोवैज्ञानिक समस्याओं को मनोवैज्ञानिक समस्या जो उसको है उसके साथ उसको किस तरह से निपटना है, हाँ, अपना सेल्फ एवोल्यूशन कितना करना है, मैं अच्छा हो सकता हूँ, इस तरह की थिंकिंग अपने आप में डेवलप करनी, आत्मज्ञान विकसित करना। देखो यहाँ लिखा है ना बेटा जी, इतना करेंगे तभी तो बेटा डेवलप हो पाएगा ना क्लाइंट। तो ये सब चीज़ें हैं कि फर्स्ट पॉइंट है कि क्लाइंट के अंदर हमको क्या करना है बेटा, इंसाइट क्रिएट करनी है, उसके अंदर मोटिवेशन क्रिएट करना है। ये सब चीज़ें एक बार डेवलप हो जाएगी बेटा, तो धीरे धीरे क्लाइंट के थिंकिंग के अंदर चेंजेस आएगा और सुधार आते जाएगा। ये पहला पॉइंट है। साइकोथेरेपी हम क्यों यूज़ करते हैं बेटा, तो फर्स्ट है बेटा क्यों यूज़ करते हैं या साइकोथेरेपी से हमको क्लाइंट को क्या बेनिफिट्स होगा, तो नंबर 1 आया बेटा उसमें, और फॉस्टरिंग इंसाइट यानी कि सूझ उत्पन्न करना, आंतर सूझ पैदा करनी। यहाँ तक रखते हैं बेटा जी, नेक्स्ट टाइम हम आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ को पढ़ो समझो, और नहीं पता चलता है तो कॉल करिए, कमेंट करिए, और ईमेल करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको जो ठीक लगता है वो करिए, आप कांटेक्ट कीजिए आपको जो भी कन्फ्यूज़न है तो बरो बेटा। और मेहरबानी करके आप पूरी वीडियो देखिए शुरू से अंत तक, उसको स्किप कर करके देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा बेटा, मेरी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी बेटा, और आपके पेरेंट्स की भी जो आपके पीछे खर्च कर रहे हैं फीस, है ना, गवर्नमेंट कितनी स्कॉलरशिप, तो सभी का गलत हो जाएगा बेटा, ना अपन डेवलप हो पाएंगे ना अपनी सोसाइटी डेवलप हो पाएगी, है ना, मेरा टाइम ही वेस्ट हो जाएगा बेटा। तो प्लीज़ आप पूरी देखिए वीडियो को शुरुआत से एंड तक। आपको अच्छी लगे बेटा तो उसको शेयर कीजिए बेटा, सब्सक्राइबर भी करिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि कितने लोग ऐसे उसके पास पहुँची ही नहीं होगी, कोई ग्रुप में ज्वाइंट ही नहीं होगा, है ना बेटा। तो आपका तो काम हो गया, लेकिन दूसरों को भी मदद कीजिए। अभी तो आपने देखा है एम्पैथी, है ना बेटा। यहाँ से तक रखते हैं अपने बेटा, शुक्रिया, चलो थैंक यू बेटा जी, चलो।